मेरी वॉइस आ रही है? अच्छा, वॉइस प्रॉब्लम, चलिए। अब मेरी वॉइस आ रही है? एक बार जितने बच्चे कमेंट कर दीजिए मेरी वॉइस आ रही है ना? तो यहाँ पे मैं 24 फरवरी सेट 4 बताने जा रहा हूँ। ये हिंदी पेपर सेट 4 है, 24 फरवरी का। सेट 3 तक हम लोग कर लिए थे, आज हम लोग करने वाले हैं। 100 नंबर का पूर्णांक रहेगा बेटा। 100 में से हमें 33 पास चाहे, लेकिन 100 में से कम 80-90 नंबर हमारा आ जाए। और जो मैंने महाभारत बैच का वहां पे दिया था बेटा, राजा, शुभ और शिवम, योगेश, वहां का भी हम यहाँ पे अपडेट करा देंगे, ठीक है ना? अब हो गया सिमो, म्यूट हो गया था, अब सुनाई दे रहा होगा। 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। 15 जो मिनट रहेंगे प्रारंभ के, वो प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित रहेंगे। ऐसा नहीं कि आपको तुरंत जाते ही गुरुदेव कॉपी थमा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। एंट्री आपकी 1 घंटे पहले ही करा ली जाएगी। 3 घंटे 15 मिनट केवल प्रश्न पत्र को हल करने का टाइम रहेगा। जब आपको पेपर दिया जाएगा तुरंत सॉल्व करना शुरू कर देंगे। बाकी कॉपियों की भरने के लिए आपको समय दिया जाएगा बोर्ड की तरफ से, उसकी चिंता मत करिएगा। सबसे पहले बेटा यहाँ पे खंड क रहने वाला है। खंड का जो रहेगा 50 नंबर का रहेगा। साहित्यिक हिंदी, सामान्य हिंदी में अंतर क्या, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जो स्टूडेंट है, साहित्यिक हिंदी में बेटा आपका, सामान्य हिंदी में खंड का सेम टू सेम रहेगा। साहित्यिक हिंदी वाले सामान्य हिंदी का, गद्यांश पद्यांश संस्कृत का सेम टू सेम रहने वाला है। पत्र लेखन पढ़ लेंगे, निबंध लेखन पढ़ लेंगे, ठीक। ये सब सेम टू सेम रहेगा। यहाँ पे आपका खंडकर रहने वाला है। सबसे पहले बहुत जल्दी देखते हैं, फटाफट करेंगे क्योंकि टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। बिकॉज लव यू टू यार योगेश, क्योंकि बहुत टाइम भी आपके पास नहीं है ना, फटाफट आप अपने कंप्लीट करना है, ठीक है ना? जहाँ पे नहीं आएगा बताना, हम समझा देंगे। आचरण सभ्यता के लेखक बेटा अध्यापक पूर्ण सिंह है। अगला है चिंतामणि निबंध के संग्रह के लेखक बेटा रामचंद्र शुक्ल है। कौन है? रामचंद्र शुक्ल है। और अगला है उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? पेपर में नहीं आएगा, तुक्का ठोक देना, ध्यान देना। चंद्रधर शर्मा गुरेली हैं। और अगला है राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव सर्गवाल के किस निबंध से लिया गया बेटा? पृथ्वी पुत्र से लिया गया है। अगला यहाँ पे बहादुर कहानी के लेखक कौन है बेटा? हाँ, अमरकांत बहादुर कहानी के लेखक है बेटा। और हरिश्चर नाथ रेणु, हरिश्चर नाथ रेणु बेटा कौन है? ये हरिश्चर नाथ जो रेणु है, ये अपना पंचलाइट के हैं। पंचलाइट, पंचलाइट कहानी के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु है। ध्रुव यात्रा किसकी बेटा? जैनंद कुमार की है। ध्रुव यात्रा, ध्रुव यात्रा जो है जैनंद कुमार के, याद रखना। अगला यहाँ पे दूसरे का क्या है यहाँ पे बेटा? उर्मिला का वीरह वर्ण साकेत महाकाव्य के किस सर्ग में है बेटा? ये नवम सर्ग में है। किस सर्ग में है? नवम सर्ग में है। अगला है कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। और नेक्स्ट यहाँ पे है कि पलासवन काव्य संकलन के प्रणेता हैं नरेंद्र शर्मा है। कौन है? नरेंद्र शर्मा है। अगला यहाँ पे इनके में से कौन सा कवि छायावाद का नहीं बेटा? अज्ञे जो है यह छायावाद के नहीं है। अज्ञे जो है यह छायावाद के नहीं है। और अगला है यहाँ पे अंगावाला, क्या बेटा? यहाँ पे निशा निमंत्रण की रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन है। निशा निमंत्रण की रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक। अगला यहाँ पे आपका बेटा गद्यांश आने वाला है। ये जो गद्यांश रहेगा 10 अंकों का रहने वाला है। 10 नंबर का आपका ये गद्यांश रहने वाला है। गद्यांश है क्या, ध्यान देना यहाँ पे। भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृत परंपरा से निश्चित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जुड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग प्राप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज महती आवश्यकता है। देखिएगा, आप लोग करने का तरीका देख लीजिए, बाकी आपको कोई भी गद्यांश मिलेगा आप कर लेंगे, ठीक है ना? कवित्री कहाँ जाता है? अच्छा ठीक है, आशीष, चलिए। तो सबसे पहले यहाँ पे पाठ का शीर्षक, लेखक का नाम तो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे जब आपको भाषा भाषा बार 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 दिया गया है, तो ये कहाँ से लिया गया सीधा बता देना। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के भाषा और आधुनिकता पाठ से लिया गया। इसके लेखक प्रोफेसर सुंदर रेड्डी हैं। उसके बाद अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या। इसमें कुछ नहीं करना है, आप लोग ध्यान देना। जितने भी स्टूडेंट हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है लाइन ना, सेम टू सेम लिख देना। 1 नंबर एग्जाम में देगा, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के आगे पीछे कर देंगे, 2 नंबर देगा। तो दिमाग बहुत ज्यादा नहीं खराब करना है इसमें। क्या यहाँ पे संस्कृत परंपरा से मिश्रित होने पर भी परिवर्तनशील व गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। अब देखेंगे वही क्या लिखा गया यहाँ पे, बस कुछ नहीं करना, इसको बढ़ा चढ़ा लिख देना है। भाषा में जो प्रयोग प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, वे नए सांस्कृतिक परिवर्तनों को व्यक्त करने में समर्थ नहीं है। नित्य प्रति संस्कृत में हुए परिवर्तनों को भाषा के द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए नए प्रयोगों, नए नए शब्दों की खोज का कार्य होना बहुत आवश्यक है, जिससे बदलते हुए नए भाव को उचित रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगला यहाँ पे नए शब्दों की खोज क्यों आवश्यक है? नए शब्दों की खोज क्यों आवश्यक है? ऊपर देखो यहाँ पे मिलेगा, नए शब्दों की खोज क्यों आवश्यक है? क्योंकि नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज आवश्यक है। ढूंढ ढूंढ के करेंगे। किसी कोई डाउट होगा तो हमसे पूछेगा, ठीक है ना? शिवम, थैंक यू सो यार, लव यू टू यार। राजा,
क्या हाल है गुरुदेव? राजा जी एकदम बढ़िया है, बढ़िया है राजा जी एकदम है। चलिए, फिर यहाँ पे संस्कृति का एक अटूट अंग, क्या डूट डूट कर लेना यार, बहुत ज्यादा परेशान मत होना यार। देखिए, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग होती है, ठीक। अगला यहाँ पे किसके लिए भाषा के परंपरागत प्रयुक्त नहीं है? संस्कृत के लिए भाषा के परंपरागत प्रयुक्त पर्याप्त नहीं, बस दैट्स ऑल यार, और कुछ नहीं करना है। अगला देखना यहाँ पे क्या है, क्या यहाँ पे देखना, यहाँ पे पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुई गंभीर सागर में जो जल तल और रत्नों की रसियां हैं, उन सबके प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती, तब तक हम सोए हुए के समान है। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक रूप का एक नया ठाट खड़ा करना है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए, और हमारा यह ध्येय है वो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लेने बिना रीता न रहे, ठीक। सबसे पहले यहाँ पे गद्यांश का संदर्भ लिखिए बेटा। संदर्भ कैसे लिखेंगे? आपको अगर दिखा रहा है यहाँ पे पृथ्वी, पृथ्वी शब्द क्या दिख रहा है? आप देखिए यहाँ पे पृथ्वी यहाँ पे आया है, फिर यहाँ पे बेटा यहाँ पे क्या आया है? पृथ्वी आया है। इन सबको छोड़ो, राष्ट्र, राष्ट्र दिख गया, राष्ट्र यहाँ पर भी दिखा बेटा, और राष्ट्र कहाँ पे दिखा आपका? यहाँ पर भी दिखा। तो ये कहाँ से लिया गया है? राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। जब आपको ये शब्द बार बार दिखाई दे जवा, तो आप सीधा बता देना ये कहाँ से लिया गया है? राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। किसी कोई दिक्कत है क्या? 5 सेट रामबाण है बेटा, 5 सेट रामबाण, साथ साथ सुप त्रिपाठी टाइम है तो उसको, क्योंकि ये देखिए लाइव में ये है कि बेटा कुछ तो पढ़ लोगे, और महाभारत बैच का बेटा और सेट कर लेना, मैं भी प्रोवाइड करवा दूंगा। दैट्स ऑल यार, काम खत्म। मैक्सिमम 10 सेट यार तैयार कर लेना, बाकी यूट्यूब पे आना, लाइव क्लास ठोकेंगे, उस पर देखते रहना, यहाँ का सेट पढ़ते रहना, काम हो जाएगा, परेशान मत होना, ठीक है ना। वहां पर भी देखते रहना, इसको बस तैयार कर लो आंख बंद करके, हो जाएगा, टेंशन मत लेना। ये 5 सेट और मैं एक्स्ट्रा डलवा दूंगा, हालांकि 10 सेट में डलवाऊंगा। वहां के निबंध उबंध पढ़ लेना, ठीक है ना, खोज खोज के कम से कम 12 निबंध तैयार करके जाना। 5 तो इसमें निबंध रहेगा, और 5 उम्मेश कर लेना। समझ आ रहा है ना? 5 2 ठो, कोई दिक्कत? हाँ, अपने भाषा में लिखना है अमित, अमित भाषा में अपने लिखना है, बस समझो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत समझना है। तो जब आपको पृथ्वी शब्द दिखे, राष्ट्र शब्द दिखे, तो सीधा बताया बेटा कहां से लिया गया? राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया। लेखक वासुदेव सुरपाल है। रेखांकित में कुछ नहीं करना है, अपने भाषा में बढ़ा चढ़ा के लिख देना, बार बार रिपीटेड है, बहुत ज्यादा कुछ मत करना, ठीक। बहुत ज्यादा दिमाग मत खराब करना अपना इसमें। अगला यहाँ पे देखिएगा क्या है, राष्ट्रीय चेतना में भौतिक ज्ञान विज्ञान के महत्व को लिखिए। राष्ट्रीय चेतना में भौतिक ज्ञान विज्ञान के महत्व को लिखना है। तो अब यहाँ बताना है कि बेटा क्या क्या महत्व है। जब इसको ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा इसका आंसर, और लिख देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। यानी लिखेंगे राष्ट्रीय चेतना के जागृत होने पर भौतिक विज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में विकास होता है, और पृथ्वी के सीने में छुपी अपार संपदा की जानकारी ज्ञान विज्ञान से ही संभव है। अगला है, लेखक ने राष्ट्र की सुप्त अवस्था कब तक स्वीकार की है? तो आप लिखेंगे राष्ट्र के युवकों ने जब तक जिज्ञासा की नई किरण नहीं फूटती, तब तक हम सोए हुए के क्या बेटा? समान है, ठीक। अगला आप देखेंगे है कि विज्ञान और श्रम के संयोग से राष्ट्र प्रगति के पथ पर कैसे अग्रसर हो सकता है। तो आप सीधा लिखेंगे कि विज्ञान और श्रम के संयोग से पृथ्वी और राष्ट्र की प्रगति होती है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति का कार्य मिलता है और कोई खाली हाथ नहीं बैठता, और इससे राष्ट्र की प्रगति होती है, ठीक। अगला यहाँ पे दिए गए पद्यांश पर आधारित इनकी प्रश्नों का उत्तर देना है, बहुत तगड़ा वाला है, 24 फरवरी के दिन छपने वाले हैं सब, ठीक ना। याद कर लेना क्या यहाँ पे, कोई प्यारा कुसुम कुम्हाला खेत में जो पड़ा हो, गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पल्ला डाल देना उसी को। यो देना है पवन बतला, फूल सी एक बाला, म्यान हो कहो कमल, पग को चूमना चाहती हो। अब अगर आपको ये शब्द दिखाई दे, कोई प्यारा शब्द दिखाई दे, प्यारे के चरण का आपको शब्द दिखाई दे, हे पवन दिखाई दे, तो अगर पवन सीधा आ गया तो सीधा बोलिए ये पवन दूतिका से लिया गया है, पवन दूतिका से लिया गया है, काम खत्म हुआ, ठीक। और इसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध है। तो सबसे पहला प्रश्न यही है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो पद्यांश का शीर्षक पवन दूतिका है, और इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय, बोले तो बेटा हरियोध है। अगला है, प्रस्तुत पद्यांश में राधा ने अपनी तुलना किससे की है? तो यहाँ आप लिखेंगे राधा ने प्रस्तुत पद्यांश में जो तुलना की गई है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, इसका आंसर इधर रहेगा, ध्यान देना, ये इसका आंसर है, और ये वाले का आंसर यहाँ पे है, ये वाले का आंसर ये वाला है, ध्यान देना, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया जितने स्टूडेंट हैं। प्रस्तुत पद्यांश में राधा ने अपनी तुलना किससे की है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, मुरझाए हुए पुष्प की उपमा कोमल बाला से की गई है। किसकी? यहाँ पे राधा की तुलना।
और इसका जो रेखांकित अंश वाला है ये वाला ऊपर वाला आंसर है। रेखांकित अंश वाला क्या है यहाँ पे, म्यान हो कमल पग को चूमना चाहती हैं। अर्थात लिख सकते हैं कि राधा पवन से कहती है कि हे पवन तू भगवान कृष्ण को बता देना कि फूल जैसी एक सुकोमल बाला दुखित होकर आपके चरणों को चूमना चाहती है। ठीक, अगला यहाँ पे आपका चौथा वाला है क्या बेटा, कि श्री कृष्ण के कमलवत चरणों में कौन चूमना चाहता है, तो वही श्री कृष्ण के कमल चरणों को राधा चूमना चाहती है। अगला है राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती है, तो राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प के रूप में कृष्ण को कमल चरणों में डाल देने के लिए कह रही हैं, यानी संदेश देना चाहती हैं। दैट्स ऑल मैटर। अथवा में अगर वो नहीं आ रहा है तो आप ये कर सकते हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है। यूट्यूब पर कब से लाइव क्लास है बेटा, 8:30 बजे से, ठीक ना। दुकान चलाते चलाते लाइव पढ़ रहा हूँ। नितेश भारती, देखिए यार स्ट्रगल तो करना पड़ेगा यार, बहुत स्ट्रगल होती है लाइफ में। हम भी स्ट्रगल किए बेटा, अब भी हो रहा है कि ये है कि यार कहीं गवर्नमेंट जॉब मिल जाए यार, चला जाए। देखिए एक्चुअली में क्या ना यार, ये मेहनत करना रात दिन बैलों की तरह मजा नहीं देता, कसम सच्ची बता रहे हैं। अब सोचिए मैं सुबह उठता हूँ, रात को नींद भी सही से नहीं आती। ना पढ़ाओ तो फिर पैसा बिना का ही हो पाएगा, आपको पता होना चाहिए ना। हर लोगों की दुख कथा है यार, ऐसा नहीं है कि लोगों के लिए अब ये लगता है कि यार जल्दी गवर्नमेंट जॉब क्रैक करो यार, चलो कि सुकून चाहिए यार। मन करता है कभी बहुत 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 बैठ के रोने का, कभी कभी मन करता है यार। सच बता रहे यार, अकेले कितना कर पाओगे यार, पढ़ो फिर उसके बाद दिन रात पढ़ाओ, नहीं यार होता सब कुछ। मतलब सच बता रहे, मेरा इस समय सर दर्द हो रहा है, बट करे तो करे क्या बेटा, फीस आप लोग दिए हो कुछ 31 रुपए 51 रुपए जो भी फीस दिए हैं, तो उसका सर भरपाई तो करना पड़ेगा ना। फिर अभी यूट्यूब पे पढ़ाना रहेगा, फिर भी 7 बजे पढ़ाएंगे, फिर 8:30 बजे पढ़ाएंगे, सुबह 6 बजे जैसे पेपर आ जाएगा। अच्छा ये रहता है कि चलो ठीक है यार, अपना जो साल भर का है सारी चीजें अपनी जो भाई जीवन के लिए तो करना पड़ेगा ना। वैसा तो है नहीं कि चलेंगे हिमालय, ठीक है यार, बहुत ज्यादा नहीं तो अपना सही है। अच्छा अमित शाम को कर दिया था शेड्यूल यार, ठीक है ना। तो ये सब होता है, इसलिए बेटा मेहनत बहुत करना जरूरी है हम लोगों को, और प्लीज यार आप लोग मेहनत करिएगा, सफल हो जाइए, और कुछ नहीं है। देखिएगा एक बात सही बोले, लोग भले ही कहते हैं कि अरे अ, सरकारी है, सरकारी सरकारी बाबा, मतलब पता है यार, तो यार दिमाग शांत रहेगा। कसम से, मतलब मैं सच बता रहा हूँ यार, कभी कभी मन करता है यार कितना चिल्लाए रहोगे इस रूम 4x4 के बैठ के, कि यार मतलब दिल से बहुत थकावट लग जाती है यार, और दिमाग फ्रस्ट्रेट रहता है। बट कोई ना, चलिए पढ़ते रहिए, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये तो अपना है। लेकिन यार एक हद होता है ना कि व्यक्ति कितने घंटे काम करेगा, है कि नहीं। अरे आएगा बेटा, आएगा कृष्णा। चौहान इंग्लिश की वीडियो उसी में हम अपलोड करते हैं, महाभारत बैच में तैयार है, बस हमें अपलोड करना है। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक दे तज मोह स्मृत के पार। हो चुका है सिद्ध तू शिशु अभी नादान फूल, हाटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी बड़ी यह है धार। तो सबसे पहला बेटा यहाँ पे प्रश्न है, क्या है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो लिखेंगे यहाँ पे प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का शीर्षक अभिनव मनुष्य है, और इसके रचयिता बोले बेटा कवि कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। बेटा कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, इतना याद रखना। अगर यहाँ पे क्या है बेटा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, क्या यहाँ पे रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करना रहेगा। रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पे है ये वाला बेटा। देखिए यहाँ पे कहा है, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी बड़ी है यह धार। इसी का आपको लिखना रहेगा और कुछ नहीं करना रहेगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे, कवि दिनकर जी कहते हैं कि इस विज्ञान रूपी तलवार की धार बहुत पैनी यानी कि तेज है। अज्ञानी होने के कारण तो विज्ञान की इस तलवार को हाथ से लेकर खेलने में सक्षम नहीं है। तेरी तनिक सी असावधानी से इससे तेरे ही अंग कट सकते हैं। अगला है, विज्ञान ने वैज्ञानिक युग के मानव को क्या चेतना दी है। विज्ञान कवि ने वैज्ञानिक युग के मानव को क्या चेतना दी है, तो देखिए यहाँ पे, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक फेंक दे तज स्मृत के पार। ठीक, काट लेगा अंग तीखी बड़ी यह है धार। अर्थात यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे कि कवि मनुष्य को इसलिए सावधान कर रहा है क्योंकि मानव जिस विज्ञान रूपी तीक्ष्ण धारवाही तलवार से खेल रहा है वह किसी भी समय उसके लिए विनाशकारी भी हाँ सिद्ध हो सकती है। अगला है, पद्य में फूल और कांटों का क्या तात्पर्य है, अर्थ बताना है। तो प्रस्तुत पद्य में दिनकर जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम्हें फूल और कांटे का कुछ पहचान नहीं है, अर्थात तुम्हें यह पहचान नहीं कि तुम्हारे लिए क्या लाभदायक है और क्या हानिकारक। यहाँ फूल और कांटों से तात्पर्य मनुष्य के लाभ और हानि से है। अगला है यहाँ पे, कवि ने विज्ञान तलवार के प्रयोग से क्यों मना किया। यहाँ पे क्या बेटा, कवि ने विज्ञान तलवार के प्रयोग से क्यों मना किया है, तो कवि ने विज्ञान को तलवार बताया है और मन क्रीड़ा का माध्यम
बना लेना स्वयं का नुकसान करना है, इसीलिए इसके प्रचंड प्रभाव से बचने के लिए मनुष्य को इसका प्रयोग करने से मना किया है। अगला यहाँ पे 5वां है, उनके में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए, अधिकतम 80 शब्दों में आंसर देना है। कौन-कौन बेटा यहाँ पे? आचार्य सिद्ध प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परसाई हैं। यहाँ पे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार थे। इनका जन्म 19 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश बलिया के जिले दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी था और माता का नाम क्या था बेटा? श्रीमती ज्योतिषमती था और इनके पिता उच्च कोट की ज्योतिष विद्या के ज्ञाता थे। आचार्य हरजाई प्रसाद द्विवेदी ने बसरिया के मिडिल स्कूल से मिडिल पास किया और वर्ष 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण किया और ज्योतिषाचार्य की इन्होंने उपाधि प्राप्त की। इसके बाद 1940 से 1950 तक ये शांति निकेतन में हिंदी भवन के निदेशक के रूप में रहे और वर्ष 1950 में काशी हिंदी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने और सन 1957 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया और 19 मई सन 1979 को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी परलोकवासी हो गए, मतलब इनकी मृत्यु हो गई। इनकी प्रमुख रचनाएं बेटा क्या क्या है, ध्यान देना। जैसे निबंध संग्रह है, अशोक के फूल है, कल्पलता है, विचार वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। इनके उपन्यास कौन कौन से हैं आप लिख सकते हैं यहाँ पे। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, आनंददास का पोथा और इनकी अन्य रचनाएं जैसे संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक, सुर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, नाथ संप्रदाय, मेघदूत की एक पुरानी कहानी, साहित्य सचर और सह साधना। उसके बाद लास्ट में इनका साहित्यिक परिचय लिखना रहेगा। साहित्यिक परिचय में दो तीन लाइन याद करना हो गया, सफिशियंट है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी और संस्कृत में आधुनिक युग के श्रेष्ठ समीक्षक और महानिबंधकार थे। हिंदी और संस्कृत साहित्य का आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गंभीर अध्ययन किया था। कबीर, सूर तथा तुलसी आदि भक्त कवियों पर गंभीर गवेषणा की और उनके धर्मों तथा मत मतांतरों के साहित्य का आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गंभीर मनन और क्या किया था बेटा, यहाँ पे चिंतन किया था। ठीक, ध्यान देना यहाँ पे। फिर यहाँ पे बेटा लिखेंगे आगे आपका कवि वाले हैं। कवि में कौन कौन है, ध्यान देना यहाँ पे। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, अधिकतम 80 शब्दों में लिखना है। सर्वबाधा मारुति क्या बेटा मूर्ति कावित्री को कहा जाता है? बेटा वासी समझ में आ रहा है भैया, आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। योगेश पाल जब कहना है मिल जाएंगे यार, बहुत ज्यादा नहीं सर, इसका पीडीएफ से मिल जाएगा। मिल जाएगा। बेटा एक बात याद रखना कि आप लोग जमकर मेहनत करना है यार, कसम से ना, मतलब समझ लो। अब अब करने का मन नहीं करता, बस ये समझ लो मन करता भाई गवर्नमेंट जॉब क्रैक करो, लिख लो इधर से, है कि नहीं। अब बस वही चाहिए। और आप लोग प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है बेटा मेहनत करना, जम के मेहनत करना और इतना मेहनत करना कि सफलता आपके पैर में रहे। ठीक ना, सफलता आपके पैर में रहे, अब इतना मेहनत करना। यहाँ तीन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध, मैथिली शरण गुप्त और रामधारी सिंह दिनकर। ठीक, तो यहाँ बेटा रामधारी सिंह दिनकर का लेंगे साहित्यिक परिचय और उनकी प्रमुख कृतियां, क्या लिखेंगे, लिखेंगे जीवन परिचय डाल के। राष्ट्रीय भावनाओं के जस्सी गायक रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार मुंगेर जनपद के सिमरिया गांव में 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। आपने पटना विश्वविद्यालय से बीए उत्तीर्ण कर कुछ दिनों तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे और आप 1951 से 1966 तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण से अलंकृत श्री दिनकर जी को राष्ट्रकवि होने का गौरव प्राप्त हुआ। रामधारी सिंह दिनकर जी की मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हो गया था। ठीक, अब इनका साहित्यिक परिचय लिखेंगे, क्या लिखेंगे साहित्यिक परिचय में। हिंदी के सुविख्यात कवि रामधारी सिंह दिनकर छायावाद उत्तर काल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे और उन्हें प्रगतिवादी कवियों में भी सर्वश्रेष्ठ समझा जाता था। इनकी प्रथम तीन काव्य संग्रह प्रमुख है, जैसे रेणुका है, हुंकार है, रसवंती है और उनके आरंभिक आत्मंथन के युग की रचनाएं हैं। उन्होंने सौंदर्य प्रेम, राष्ट्र प्रेम, लोक कल्याण आदि अनेक विषयों पर उन्होंने काव्य बेटा रचना किया। ठीक, रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी नोट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे माँ ढेर का है, चार 6-7 को याद करना, मैं लिखवा देना बस वही वही। जैसे रेणुका हुंकार, ठीक, और बापू के इतिहास के आंसू, रश्मि रथी, और यहाँ पे वातायन याद कर लेना, इतिहास के आंसू याद कर लेना। ठीक, नील कुसुम चक्रवाल और परशुराम की प्रतीक्षा। फिर यहाँ पे हारे को हरि नाम और यहाँ पे क्या बेटा ये सीपीए संघ और श्यामधेनी और रसवंती, रसवंती और ये कुरुक्षेत्र और उर्वशी, बस इतने तैयार करना और बाहर बहुत ज्यादा तैयार मत करना। ठीक बेटा, पीडीएफ मिल जाएगा। अरे कल का पीडीएफ तो अपलोड है ना, महाभारत बैच में 5 से 18 क्वेश्चन। बेटा महाभारत बैच, हाँ हाँ,
चैलेंज करते हैं, सुख त्रिपाठी, महाभारत बैच और ये 5 एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, लेकिन इतनी कैपेसिटी याद कर लेना बस। ठीक बेटा, चलिए उसके बाद अगला है लाठी अथवा ध्रुव यात्रा। तो मैंने यहाँ पे ध्रुव यात्रा का मैंने लिया है, इसमें हर एक में अलग अलग मैंने बनाया, किसी पंच लाइन की ध्रुव यात्रा, किसी में बहादुर, तो फंस जाएगा इतने में। तो यहाँ पर अगर उद्देश्य बोले तो 80 शब्दों में लिखना है, बहुत ज्यादा याद मत करना उद्देश्य, 4-5 लाइन याद कर लेना, बाकी अपने से लिख देना। ध्रुव यात्रा का मूल उद्देश्य प्रेम की पवित्रता और पराकाष्ठा की बेचना एवं वचन पालन के महत्व को प्रतिष्ठित करना है। कहानीकार के अनुसार व्यक्तित्व सुखों की अपेक्षा सार्वभौमिक और अलौकिक उपलब्धि क्या होती है बेटा, श्रेयस्कर होती है। ठीक, निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि ध्रुव यात्रा कहानी तत्वों की दृष्टि से एक सफल मनोवैज्ञानिक कहानी है। बेटा खंड का मैंने वीडियो पीडीएफ अपलोड कर दिया है, आपको मिल जाएगा, अपने जिले के अनुसार कर लेना। ठीक, और यूट्यूब पे भी मैंने करा दिया है, तो यूट्यूब पे जाके एक प्लेलिस्ट है, वहां पे उसका नाम है परिवर्तन बैच, वहां से कर लेना। उसके बाद बेटा संस्कृत का गद्यांश पद्यांश, इसको खुद से मेहनत करना, इसको आपको खुद से मेहनत करना है। इंपॉर्टेंट वाले जितने भी मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए मयूर से लेके कथयत तक है। सबसे पहले इसका संदर्भ और इसका हिंदी अनुवाद पीडीएफ दे दूंगा, कर लेना। अथवा में महामना विद्यान बहुत सारे रिपीटेड होता है, ये यहाँ तक है। देखिए एक को तैयार कर लेना महामना पे, कि जो दिखेगा यार आप उसका केवल हिंदी अर्थ सही से लिख देना, हो जाएगा काम। बहुत ज्यादा परेशान मत होना, ठीक है ना, ये नहीं गुरुदेव क्या करे, ऐसा परेशान नहीं होना, हो जाएगा। उसके बाद संदर्भ है बेटा, ये हिंदी अनुवाद है उसका। उसके बाद आपका पद्यांश आएगा, 2 पद्यांश है, क्या क्या है यहाँ पे ध्यान देना। पद्यांश है जयंती ते महाभागा जनसेवा परायणा मृत्युयम भयम से लेकर क्वचित तक है। सबसे पहला इसका संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक संस्कृत दिनदर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। इसका हिंदी अनुवाद लिखेंगे, जन सेवा में लगे महापुरुष की जय हो, जिसके यश रूपी शरीर में कहीं से भी बुढ़ापे और मृत्यु का भय नहीं है। अथवा में अगर वो नहीं आ रहा है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये वाला बेटा, ये न मे रोचते भद्रम वा से लेकर भविष्य तक है। ठीक, सबसे पहले संदर्भ और फिर इसका हिंदी अनुवाद लिखेंगे। संदर्भ में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के जातक कथा नामक पाठ उलुक जातकम पाठ से खंड से लिया गया है। इसका अनुवाद लिखेंगे, मुझे इस भद्रजनों के बीच इस उल्लू का राजभिषेक रुचिकर नहीं लग रहा है, और बिना क्रोध की अवस्था में इसका मुख देखो, क्रोध की अवस्था में इसका मुख कैसा हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आपका है मुहावरे लोग उक्ति, इसको करा दे रहे हैं। ईट से ईट बजाना, आंखों का चार होना, अंग अंग ढीला होना, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। ईट से ईट बजाना यानी किसी चीज को पूरी तरह नष्ट कर देना, तबाह कर देना। वाक प्रयोग, युद्ध में दुश्मन ने दुर्ग को, दुर्ग मतलब जो होता है राजाओं का दुर्ग हुआ करता था, दुर्ग का मतलब होता है बेटा आपका महल, उसको इन्होंने समाप्त कर दिया। ठीक, अंग अंग ढीला होना अर्थात बहुत थक जाना, शरीर में कोई ताकत ना रह जाना। वाक प्रयोग, पूरे शरीर काम करने के बाद में अंग अंग ढीला हो गया। आंखें चार होना अर्थात किसी से मिलना मुलाकात होना। वाक प्रयोग, रेलवे स्टेशन पर हमारी आंखें चार हुई हैं। उसके बाद है समर्थ को नहीं दोष गुसाई, इसमें क्या लिखेंगे, जो काम करने में सक्षम है उस पर दोष नहीं लगा जा सकता। वाक प्रयोग, राजा तो समर्थ राजा तो हाँ समर्थ है, उस पर दोष लगाना व्यर्थ है। उसके बाद आपका अपठित गद्यांश आएगा बेटा, ये आपको ढूंढ ढूंढ के करना रहेगा। क्या रहेगा, ढूंढ ढूंढ के करना रहेगा। इसको मैंने आपको समझा दिया है, इसको आप कर लेना। जैसे अब मैंने आपको अभी गद्यांश समझा था ना, सेम टू सेम है। ठीक, तो इसमें कुछ नहीं होगा, आप इसको पहले पढ़ लेना, पूरा पढ़ लेना, उसके बाद ढूंढ के कर देना, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। ठीक, इसको आप कर लेंगे उसमें, अथवा हम दो ठे दोनों आप लोग सॉल्व कर लेंगे। हाँ, करवा दे क्या, एक को करवा दे क्या? अच्छा आपका कमेंट रहेगा तो करवा देंगे, आप लोग कमेंट करिए, करवा दे। कोई ना यार, पढ़ लोगे नितेश, इंग्लिश की लाइव नहीं बेटा, इंग्लिश का कृष्णा जी रिकॉर्डेड मिल जाएगा। ठीक, एक बार जितने बच्चे कमेंट करिए, इसको एक काटो करवा दे। चलिए चलिए करवा देते हैं। देखिए कुल मिला के एक बार पूरा पढ़ लेना। जैसे यहाँ पे किसी देश की उन्नति अथवा अवनति हम वहाँ के नारी समाज पर निर्भर करती है। जिस देश की नारी जागृत शिक्षित और गुणवती होती है, वह देश संसार में सबसे अधिक उन्नत समझा जाता है। इस दृष्टिकोण से भारत के वैदिक युग में नारी का महत्वपूर्ण स्थान था। उस समय भारत सब देशों का सिंहसौर माना जाता था। सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा आदि देवियां विद्या धन और शक्ति की प्रतीक मानी जाती थी। जीवन के ये 3 चीजें हैं जो कि महत्वपूर्ण साधन है। जीवन के 3 महत्वपूर्ण साधन कौन कौन से बेटा, विद्या, धन और शक्ति। ये नारी रूपी देवियों से ही प्राप्त हो सकते थे। अतः भारतवर्ष में सर्वस्त्र देवियों का पूजन होता था। मनु ने यहाँ तक कह दिया, जिस घर में नारी को सम्मान नहीं मिलेगा उसको कभी रिद्धि सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती।
तो सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है, क्या है कि जीवन के लिए कौन से साधन महत्वपूर्ण है? अभी मैंने आपको बताया ना, कौन-कौन से बेटा? 3 साधन, विद्या, धन और शक्ति। हो गया, ऐसे-ऐसे ढूँढ के कर लेना। तो जीवन के लिए विद्या, धन और शक्ति महत्वपूर्ण साधन बताए गए हैं। ठीक? कोई ना, मेहनत कर, नितेश चलेगा। अमन बेटा, हाँ? आदर्श गुप्ता, चलिए, कोई इशू नहीं है सर। चलिए, अगला यहाँ पे बेटा ये सब ये कर लोगे यार, इसकी चिंता ही मत करना है, इसकी चिंता ही मत करना है। सदयुग्म है क्या यहाँ पे? मनोज और मनोज, मनोज और मनोज्ञ, तो मनोज मतलब मन का ओज होता है, और मनोज्ञ मतलब मन का ज्ञान होता है। सुर और सुर, तो ये सुर मतलब वीर, एक सुर मतलब बेटा देवता होता है। फिर यहाँ पे शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है, नाक, वारिद, पयोधर और अर्क। तो नाक का क्या क्या होता है बेटा? यहाँ पे लिख सकते हैं, नाक का मतलब होता है चेहरे का एक अंग होता है, ठीक, और एक प्रतिष्ठा होती है या फिर सम्मान होता है। अगला है वारिद, वारिद मतलब मेघ, बादल होता है, या और एक जल होता है। अगला यहाँ पे पयोधर मतलब स्त्री के स्तन, और यहाँ पे मेघ या बादल होता है, पयोधर का मतलब होता है। अर्क मतलब सूर्य होता है, और क्या होता है? रस होता है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, किए गए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ बोलते हैं, और जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसे कृतज्ञ बोलते हैं। फिर दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखे, 4 ठो है यहाँ पे। मोहन ने अलमारी खरीदा, इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? मोहन ने अलमारी खरीदी। यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगा देंगे बस। अध्यापक ने हमसे निबंध लिखवाया, नहीं, अध्यापक ने हमसे निबंध लिखवाया। उसके बाद अगला है यहाँ पे, शिक्षक ने छात्र की प्रशंसा की। बेटा छात्र कौन सा होता है? छात्र ये वाला होता है ना, ये वाला छात्र होता है बस। तो शिक्षक ने छात्र की प्रशंसा की। अगला है, महादेव वर्मा कवियत्री थी। बेटा ये जो कवि है ना, ये कवि, ये किसी पुरुष में आता है, तो महिला में क्या आएगा? ये कवयित्री आता है। क्या आता है बेटा? यहाँ पे ध्यान देना, कव कवयित्री आता है। क्या आता है? कवयित्री आता है, कवयित्री आता है। ये आप लोग इतना याद रखिएगा, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। उसके बाद यहाँ पे बेटा रस शब्द अलंकार है, और मैंने इसको 1 शॉट में पढ़ा दिया है। मैं आपको पेपर से करना होगा कर लेना, नहीं तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा वीडियो, वहां पर भी नहीं मिलता कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी एप्लीकेशन में आपको अपडेट करा दूंगा, ठीक। किसी कोई दिक्कत? वहां मैंने बहुत सिंपल भाषा में समझाया है, बस वही आप रस छंद अलंकार पढ़ लेना, अभी मैं अपडेट करा दूंगा, ठीक है। और साथ ही साथ उसका मैं पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगा, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। फिजिक्स में मेरे का वीडियो, अच्छा ठीक है योगेश, ठीक, इसको कर लेना। उसके बाद बेटा यहाँ पे पत्र लेखन है। पत्र लेखन क्या ध्यान देना यहाँ पे? पत्र लेखन है कि विद्यालय के प्रधानाचार्य को शिक्षक पद पर अपनी नियुक्ति हेतु योग्यता सहित आवेदन पत्र लिखिए, अथवा पेपर में देगा बेटा, विद्यालय में खेलकूद की सामग्री की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो क्या लिखेंगे? कुछ ज्यादा नहीं लिखेंगे, बस ये लिख देना, हो गया। खेलकूद की सामग्री पर सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, जीजीआईसी प्रयागराज उत्तर प्रदेश, विषय विद्यालय में खेलकूद की सामग्री उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना पत्र। फिर लिखे, महोदय सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का एक छात्र या छात्रा हूँ, ठीक है ना, और हमारे विद्यालय में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, जिससे छात्र छात्राओं को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करने का अवसर मिलता है। हालांकि यह बताते हुए मुझे खेद हो रहा है कि खेलकूद सामग्री की कमी होने के कारण हम छात्र छात्राएं इन गतिविधियों को पूरी तरह से भाग नहीं ले पा रहे हैं। हमारे विद्यालय में क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन आदि खेलने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है, और पुरानी सामग्री या तो क्षतिग्रस्त हो चुकी है या फिर अपर्याप्त है। इससे खेल में हमारी रुचि भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, और खेल कूद शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है, और इसकी समुचित व्यवस्था हमारे समग्र विकास के लिए, पूरे विकास के लिए क्या है? बहुत ही आवश्यक है। अतः आपसे निवेदन है कि खेलकूद सामग्री जैसे कि बल्ला, गेंद, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, रैकेट, नेट आदि उपलब्ध कराएं, कृपा करें, और आपकी कृपा से छात्र छात्राएं खेलों में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे, और हमारे विद्यालय का नाम रोशन योगदान में रहेगा। फिर धन्यवाद। फिर यहाँ पे अवश्य लिख देना, कक्षा अनुप्राण, दैट्स ऑल। उसके बाद अगला यहाँ पे निबंध है। निबंध क्या क्या है? आतंकवाद समस्या, परिणाम, प्रदूषण, विज्ञान वरदान और हिसाब, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, और मेरा प्रिय खेल। एक बात ध्यान देना, जो महाभारत बैच में जितनी मैंने पत्र लेखन निबंध दिए हैं उसको कर लेना, अभी पीडीएफ में उसका अवेलेबल करा दूंगा, और ये जितने भी कर लेना, हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन समझना है, करना नहीं है। एक बात ध्यान देना, चीजों को समझना है, करना नहीं है, क्योंकि याद कितना करोगे बेटा? याद कितना करोगे? जितना याद करोगे भूल जाओगे। याद नहीं करना है, इससे अच्छा आपको क्या करना है बेटा? समझना है। क्या करना है? समझना है, ठीक। सर मुझे एक लैपटॉप गिफ्ट कर दीजिए, नितेश भारती, बिल्कुल 95% ले आओ, लैपटॉप दे देंगे। सबसे पहले पहले बेटा लिखेंगे प्रस्तावना। क्या लिखेंगे? प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या लिखेंगे? खेलकूद हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, यह न केवल मनोरंजन प्रदान करते हैं बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाते हैं। मेरे प्रिय खेलों में से एक है क्रिकेट। यह एक ऐसा खेल है जो न केवल भारत में बल्कि
पूरे विश्व में क्या बेटा प्रसिद्ध है। ठीक, उसके बाद लिखेंगे क्रिकेट का परिचय, यहाँ पे देंगे क्रिकेट का परिचय है क्या। तो क्रिकेट एक टीम खेल है जिसमें प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं और यह खेल बल्ले और गेंदों से खेला जाता है। इसमें एक टीम बल्लेबाजी करती है तो दूसरी गेंदबाजी व क्षेत्र रक्षण करती है। जो टीम अधिक रन बनाती है वही विजेता बनती है। और क्रिकेट का प्रारंभ इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन आज यह भारत का सबसे लोकप्रिय क्या खेल है। लिख सकते हैं ऐसे। फिर यहाँ पे मेरे क्रिकेट के लगाव का कारण क्या क्या है, मुझे क्रिकेट के लिए पसंद क्यों है, लिख देना। उसके बाद क्रिकेट के क्या क्या लाभ हैं, फिर लास्ट में निष्कर्ष लिख देना। बहुत कुछ नहीं करना है, ठीक। निष्कर्ष और आपको प्रस्तावना निष्कर्ष याद होना चाहिए, बीच में जो मन में आएगा वो लिख देना। निष्कर्ष क्या लिख देंगे, क्रिकेट मेरे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये मुझे न केवल शारीरिक रूप से फिट रखता है बल्कि मुझे अनुशासन और संयम का पाठ सिखाता है। और मेरे लिए यह खेल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन की जीने की एक कला है। बीच में देखोगे लाभ लिख देना कि हाँ हमारी से एकाग्रता बनी रहती है, ये सब रहता है। ठीक, ऊपर देखिए यही है ना कि आखिरकार लगाव हो, लगाव का कारण क्या क्या है। तो इसमें विराट कोहली धोनी उन लोगों को आके मिक्स कर देना, ठीक है ना। किसी को बैडमिंटन पसंद है लड़कियों के लिए तो वो डाल सकते हैं। फिर क्रिकेट का परिचय डाल देना कि भैया क्रिकेट कहाँ से आया, इंग्लैंड से विकास हुआ, कब हुआ, ये सब डाल देना, हो गया, दैट्स ऑल मैटर। ठीक, तो इस प्रकार से आप पूरा पेपर सॉल्व करना तगड़ा वाला, और टेंशन मत लेना यार। 24 फरवरी पेपर है तो करके आना यार, काहे के लिए चिंता कर रहे हैं आप लोग। डरना मत, किसी चीज से आपको डरना नहीं है। अगर किसी चीज से डरेंगे ना फिर डरते रह जाएंगे बेटा, डरना आपको बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। और हाँ यान, ये और महाभारत बैच का कर लेना, अभी उसका भी कंटेंट इसी में डलवा देंगे, हो जाएगा ठीक। लेकिन यूट्यूब पे थोड़ा आके क्लास करते जाना, सही रहेगा वो वाली ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। हाँ हाँ हाँ, इतने में हो जाएगा आपको।